मूवी शुरू होती है और हम मार्क स्टीवंस को देखते हैं। मार्क एक ट्रैवलिंग सिंगर है जो छोटे मोटे शोज करके अपना गुजारा करता था। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि वो एक ओल्ड एज होम में परफॉर्म कर रहा है। कमरे में कई बुजुर्ग लोग बैठे थे। परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ये जगह और ये ऑडियंस उसकी मंजिल नहीं थी। शो खत्म होते ही मार्क बैक स्टेज में जाकर अपना मेकअप उतारने लगा। वो क्रिसमस से पहले साउथ में होने वाले एक बड़े क्रिसमस गाला में परफॉर्म करने वाला था, जहां कुछ प्रोड्यूसर्स भी आने वाले थे। यानी ये शो उसके करियर का बड़ा मौका साबित हो सकता है। तभी बैक स्टेज में एक बुजुर्ग औरत आई। वो मार्क की फैन थी और उसने बताया कि उसके गाने सुनकर उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए, लेकिन वो फैन जरूरत से ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही थी। मार्क किसी तरह वहां से निकला और अपनी वैन की तरफ बढ़ा। तभी एक और औरत उसे रोक कर जाने से पहले एक हग मांगने लगी। ये बंदा जहां भी जाता था लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लेता था, लेकिन हर जगह किसी न किसी मुसीबत में फंस भी जाता था। खैर, मार्क वैन में बैठा और साउथ की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, मार्क लगातार ड्राइव करता रहा और देखते ही देखते रात हो गई। ये बेल्जियम का हॉट्सफैगनेस रीजन है। ऊंचे पहाड़, दलदली जंगल और रात के समय इतनी घुप कि कुछ कदम आगे तक भी साफ दिखाई नहीं देता था। तभी उसे सड़क किनारे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था बार्टेल इन। मार्क ने सोचा कि एक रात यहीं रुक जाता हूँ, सुबह फ्रेश होकर निकल जाऊंगा। वो उसी दिशा में मुड़ गया। रास्ता काफी खराब था, इसलिए वो धीरे धीरे वैन चला रहा था। तभी अचानक वैन के नीचे से कुछ गुजरा और वैन वहीं बंद हो गई। मार्क नीचे उतरकर चेक करने लगा, लेकिन वैन दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। अब वो सुनसान जंगल के बीच रात के अंधेरे में बिना किसी फोन सिग्नल के फंस चुका था। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आ गया। इसका नाम बोरिस है। पहली नजर में लगा कि शायद ये कोई अटैकर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक अजीब सा लोकल आदमी था जो बेला नाम का कोई कुत्ता ढूंढ रहा था। थोड़ी बातचीत के बाद मार्क को पता चला कि उसकी वैन के नीचे शायद यही कुत्ता आया होगा। मार्क ने उससे बार्टेल इन का रास्ता पूछा। बोरिस ने कहा कि वो उसे वहां ले जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। रास्ते भर बिल्कुल शोर नहीं करना होगा, क्योंकि उसे बेला की आवाज सुननी थी। मार्क ने अपनी वैन वहीं छोड़ दी और बोरिस के पीछे चल पड़ा। चलते चलते दोनों एक पुरानी जर्जर सी इन तक पहुंचे। बोरिस ने आवाज लगाई और थोड़ी देर में सामने बार्टेल आया, जो इस इन का मालिक है। बार्टेल ने मार्क को अंदर बुलाया, उसे एक कमरा दिया। मार्क ने नोटिस किया कि इस इन के लगभग सभी कमरे खाली पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह कई सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। पूरे इन में एक अजीब सा सन्नाटा और अकेलापन फैला हुआ था, लेकिन मार्क बहुत थका हुआ था, इसलिए ज्यादा कुछ सोचे बिना अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह मार्क की आंख खुली तो उसने देखा कि बार्टेल और बोरिस उसकी वैन को टो करके इन तक ले आए थे। बार्टेल ने बताया कि उसने वैन पर परफॉर्मर लिखा देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला कि वो भी कभी परफॉर्मर था, इसलिए दोनों कॉलीग्स हुए। मार्क को उसकी ये बात अच्छी लगी, लेकिन एक बात गौर करने वाली थी। बार्टेल बिना पूछे उसकी वैन यहाँ ले आया था। मार्क को अपने शो में जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने मैकेनिक बुलाने की बात की। उसने अपना फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तब बार्टेल ने अपने पुराने टेलीफोन से मैकेनिक को कॉल किया। पता चला कि मैकेनिक उस पूरे दिन बिजी था और कल ही आ पाएगा। बार्टेल ने कहा कि तब तक मार्क आराम से ब्रेकफास्ट कर ले। मार्क ब्रेकफास्ट करने बैठ गया और बार्टेल वैन ठीक करने में लग गया। ब्रेकफास्ट के बाद मार्क ने कहा कि वो थोड़ा वॉक करना चाहता है। तभी बार्टेल ने उसे एक वार्निंग दी। उसने कहा कि गांव की तरफ मत जाना, वहां के लोग हम जैसे नहीं हैं, दे आर नॉट परफॉर्मर्स। ये कहते समय उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। वो पूरी बात समझा नहीं पाया, बस इतना कहा कि गांव से दूर रहना। लेकिन मार्क फिर भी गांव की तरफ निकल गया। वहां पहुंचते पहुंचते उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो नजारा उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। साफ शब्दों में कहें तो वो लोग एक कैफ का RAPE कर रहे थे। ये देखकर मार्क बुरी तरह घबरा गया और बिना रुके वापस इन की तरफ भाग गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि बार्टेल उसे गांव जाने से क्यों मना कर रहा था। वापस पहुंचते ही बार्टेल ने उससे पूछा कि क्या वो गांव गया था। मार्क ने झूठ बोलते हुए मना कर दिया। बार्टेल ने बताया कि वैन की बैटरी में दिक्कत है और मैकेनिक कल ही आकर उसे ठीक कर पाएगा। मार्क खुद वैन स्टार्ट करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन बार्टेल ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि जबरदस्ती स्टार्ट करने से और नुकसान हो सकता है। फिर उसने मार्क से अच्छे डिनर का वादा किया और मार्क मजबूरी में एक और रात वहीं रुकने के लिए मान गया। रात को खाना खाते हुए दोनों के बीच बातचीत होने लगी। बार्टेल ने बताया कि एक समय था जब ये इन हमेशा परफॉर्मर्स से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता। इसी दौरान बार्टेल ने ग्लोरिया का जिक्र किया। दोस्तों, जैसे ही ये नाम आया, बार्टेल का पूरा व्यवहार बदल गया। ग्लोरिया उसकी वाइफ थी और वो भी मार्क की तरह एक सिंगर थी। बार्टेल ने बताया कि जब ग्लोरिया उसके साथ थी तब इन में रौनक रहती थी। परफॉर्मर्स आते थे, हंसी मजाक होता था। बार्टेल खुद भी एक कॉमेडियन था
बार्टल ने बताया कि उसने ग्लोरिया को पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा था, तभी वो उससे प्यार कर बैठा। लेकिन कुछ समय बाद ग्लोरिया उसे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद बार्टल की कॉमेडी भी खत्म हो गई। इनमें कस्टमर्स आने बंद हो गए और वो पूरी तरह अकेला रह गया। ये सुनकर मार्क को उसके लिए सच में बुरा लगा। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए बार्टल ने एक पुराना जोक सुनाया। जोक खास नहीं था, लेकिन मार्क फिर भी हंस दिया। मार्क की हंसी सुनते ही बार्टल की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत समय बाद किसी की सच्ची हंसी सुन रहा हो। डिनर खत्म होने के बाद मार्क सोने के लिए जाने लगा, लेकिन बार्टल ने उसे रोक कर कहा कि जाने से पहले एक गाना सुना दो। मार्क ने थकान का बहाना बनाकर मना किया, मगर बार्टल बार बार जिद करता रहा। कहा कि उसने मार्क को अपना जोक सुनाया, अब बदले में मार्क भी उसे कुछ सुनाए। आखिरकार मार्क मान गया और एक खूबसूरत लव सॉन्ग गाने लगा। ये गाना उसकी वैन पर लिखी फीलिंग्स की तरह था, एक साधारण इंसान की उस खूबसूरती के लिए तड़प जिसे वो शायद कभी पा नहीं सकता था। बार्टल पूरे ध्यान से उस गाने को सुनता रहा, जैसे हर शब्द उसके दिल में उतर रहा हो। दोस्तों, यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात नोटिस करना। बार्टल मार्क को जिस तरह देख रहा है उसमें कुछ अजीब सा था। वो सिर्फ एक सिंगर को नहीं देख रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे उसे मार्क में किसी और की झलक दिखाई दे रही हो। फिलहाल फिल्म इसे सिर्फ एक हिंट की तरह दिखाती है। मार्क ने गाना खत्म किया, बार्टल को गुड नाइट कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे से बार्टल ने बस इतना कहा, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मोमेंट। उसके मुंह से निकला वंडरफुल शब्द जितना सामान्य सुनाई देता है, उसके पीछे उतना ही गहरा अकेलापन और दर्द छिपा हुआ है। अगली सुबह मार्क की आंख खुली और काफी देर हो चुकी थी। मार्क पूरे इन में बार्टल को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी वो अपनी वैन के पास गया और उसने देखा कि उसका दरवाजा टूटा हुआ है। अंदर किसी ने साफ तौर पर छेड़छाड़ की थी। उसी समय बाहर से बोरिस की आवाज सुनाई दी। वो अब भी अपनी बेला को ढूंढ रहा था। मार्क ने उससे बार्टल के बारे में पूछा, लेकिन बोरिस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने बस इतना कहा कि बेला इस ठंड में अकेली होगी और उसे हर हाल में ढूंढना है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। इसके बाद मार्क ने वैन चेक की और उसके होश उड़ गए। बैटरी पूरी तरह गायब थी। अब मार्क इनके अंदर जाकर फोन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि जिस टेलीफोन से बार्टल ने कल मैकेनिक को कॉल किया था, उसकी वायर भी कटी हुई है। दोस्तों, अब मार्क को समझ आ गया कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। वैन की बैटरी निकालना, टेलीफोन की वायर काटना, ये सब जानबूझकर किया गया था ताकि वो यहाँ से निकल ही न सके। यानी मार्क अब पूरी तरह फंस चुका है। मार्क बार्टल को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंच गया। वहां उसे अपना फोन मिल गया, साथ ही वो एनवलप भी जो उसकी एक फैन ने उसे दिया था और जिसमें उसकी प्रोवोकेटिव फोटोज थीं। तभी बार्टल कमरे में आ गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से कहा कि वो गांव में बैटरी मंगवाने गया था और मैकेनिक जल्द ही आ जाएगा। फिर उसने मार्क का फोन देखते हुए कहा कि ये कल रात डिनर टेबल पर छूट गया था। लेकिन दोस्तों, मार्क अब तक बहुत कुछ देख चुका है। बैटरी गायब है, टेलीफोन की वायर कटी हुई है और वैन का दरवाजा भी टूटा हुआ है। ऐसे में बार्टल की बातें उसे बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगती। फिर भी मार्क उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना सामान पैक करने कमरे में चला जाता है। लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका सारा सामान गायब था और उसकी जगह सिर्फ फीमेल क्लोथ्स रखे थे। तभी बाहर से शीशा टूटने की तेज आवाज आई। बार्टल हथौड़े से उसकी वैन के एक एक शीशे तोड़ रहा था। इसके बाद उसने पूरी वैन पर पेट्रोल छिड़क दिया। मार्क भागकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार्टल ने वैन की बैटरी उठाकर उसके सिर पर दे मारी। मार्क वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद बार्टल ने उसकी वैन को आग लगा दी। जब मार्क को होश आया तो वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके शरीर पर औरतों वाले कपड़े पहनाए जा चुके थे और बार्टल उसके बाल काट रहा था। उसने कहा कि ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। वो उसे बदसूरत नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये करना जरूरी है। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मार्क से ज्यादा दर्द उसे खुद हो रहा है। दोस्तों, अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। बार्टल को लग रहा है कि मार्क ही उसकी पत्नी ग्लोरिया है जो वापस लौट आई है। मार्क एक सिंगर है, उम्र में भी लगभग वैसा ही, और यही बात बार्टल के टूटे हुए दिमाग को ग्लोरिया की याद दिला रही थी। सालों के अकेलेपन और दर्द ने उसकी रियलिटी और फैंटेसी के बीच की सीमा मिटा दी। वो मार्क के बाल इसलिए काट रहा है ताकि कोई दूसरा उसकी ग्लोरिया की तरफ आकर्षित न हो, और उसे औरतों के कपड़े इसलिए पहना रहा था ताकि वो पूरी तरह ग्लोरिया जैसी दिखाई दे। बार्टल जन्म से क्रूर इंसान नहीं था, लेकिन उसका टूटा हुआ दिमाग उसे बेहद खतरनाक बना चुका था। उस रात बार्टल मार्क को उठाकर बिस्तर पर ले गया
और आगे उसके साथ क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ। अगली सुबह बार्टेल ने मार्क को बांधकर अपने ट्रैक्टर पर बैठाया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो बेहद खुश और उत्साहित दिख रहा है। रास्ते भर वो मार्क से भविष्य की बातें करता रहा। उसने कहा कि अब दोनों मिलकर इन फिर से शुरू करेंगे। ग्लोरिया गाएगी और वो ओपनिंग एक्ट करेगा। उसने अपना वही पुराना जोक भी दोहराया। इसके बाद उसने एक एक्स निकाली और क्रिसमस ट्री के लिए पेड़ काटने लगा। उसके चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने परिवार के साथ किसी पिकनिक पर आया हो, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। तभी मार्क को भागने का मौका मिल गया। बार्टेल पेड़ काटने में व्यस्त था और मार्क ने किसी तरह खुद को ट्रैक्टर से छुड़ाकर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। जब बार्टेल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी ग्लोरिया फिर से गायब हो चुकी थी। वो घबराकर चारों तरफ उसे ढूंढने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी सारी खुशी पल भर में गुस्से और दर्द में बदल गई। दूसरी तरफ मार्क औरतों के कपड़ों में कटे हुए बालों के साथ अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागता रहा, लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। भागते हुए उसका पैर एक हंटिंग ट्रैप में फंस गया, जिसे किसी शिकारी ने जानवर पकड़ने के लिए लगाया था। मार्क ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया। देखते ही देखते रात हो गई और वो उसी ट्रैप में फंसा रह गया। रात के अंधेरे में उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। सामने बोरिस था। मार्क को लगा कि अब शायद उसकी जान बच जाएगी, लेकिन बोरिस ने उसे आजाद करने की बजाय उसके पास बैठकर उससे ऐसे बातें करने लगा जैसे वो उसकी खोई हुई डॉग बेला हो। उसने प्यार से कहा कि डैडी ने वादा किया था कि वो बेला को ढूंढ कर ही रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, बोरिस भी बार्टेल की तरह अपनी ही टूटी हुई दुनिया में जी रहा है। अपने दुख और जुनून में वो इतना खो चुका है कि उसे मार्क में अपनी खोई हुई बेला दिखाई देने लगी थी। मार्क ने उससे लगातार खुद को छुड़ाने की गुहार लगाई, लेकिन बोरिस ने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूर होकर मार्क ने उसे काट लिया। बोरिस दर्द से पीछे हटा और उसे वहीं छोड़कर चला गया। मार्क पूरी रात उसी ट्रैप में फंसा रहा। अगली सुबह बोरिस बार्टेल को जंगल में ले आया। बार्टेल ने मार्क को ट्रैप से निकालकर ट्रैक्टर पर लाद लिया और वापस इन की तरफ चल पड़ा। साथ ही उसने बोरिस का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ऑब्स्टिनेसी इज द की टू एवरीथिंग। ये सुनकर बोरिस खुश हो गया और फिर से बेला को ढूंढने जंगल के अंदर चला गया। वापसी के दौरान गांव के दो आदमियों ने बार्टेल और मार्क को देख लिया, इसलिए वो चुपचाप उनका पीछा करते हुए इन तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बार्टेल मार्क के हाथों में लोहे की कील ठोक रहा है। बार्टेल की नजर उन पर पड़ गई। इसके बाद वो सीधे गांव के पब में पहुंचा, जहां सभी लोकल लोग बैठे थे। बार्टेल ने सबको चेतावनी दी कि उसकी वाइफ ग्लोरिया वापस आ गई है और कोई भी उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर समझ नहीं आता कि हंसा जाए या डर जाए। बार्टेल के जाते ही पब में मौजूद सभी लोग अचानक एक अजीब और बेतुका डांस करने लगे। किसी में कोई तालमेल नहीं था, कोई वजह नहीं थी। बस पूरा गांव मानो अपनी ही अलग दुनिया में जी रहा था। अब तक इतना तो साफ हो चुका है कि इस गांव में शायद ही कोई पूरी तरह सामान्य है। इनमें वापस बार्टेल ने मार्क को खाना खिलाते हुए उससे ऐसे बातें की जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। वो फिर से वही सपने देखने लगा था कि इन दोबारा चलेगा, ग्लोरिया गाएगी और वो कॉमेडी करेगा। तभी बोरिस खुशी से चिल्लाता हुआ अंदर आया। उसने कहा कि आखिरकार उसे बेला मिल गई, पर जो वो लाया था वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक कैफ था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वही कैफ है जिसे मार्क ने पहले गांव वालों के बीच देखा था। यानी बोरिस उसे बेला समझकर वहीं से चुरा कर ले आया है। बोरिस पूरी तरह यकीन कर चुका था कि यही उसकी बेला है। बार्टेल ने भी उसकी बात मान ली। दोनों खुशी मनाने लगे। बार्टेल ने कहा कि ग्लोरिया वापस आ गई, बेला भी वापस आ गई और इस क्रिसमस पर उनका पूरा परिवार फिर से एक हो गया। ये सुनकर बोरिस ने भी उस बछड़े को गले लगाते हुए कहा, सुना बेला, अब हम फिर से फैमिली हैं। दोस्तों, एक तरफ ये दोनों अपनी टूटी हुई दुनिया में खुशियां मना रहे थे और दूसरी तरफ मार्क बंधा हुआ बेबस बैठा रो रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बार्टेल और बोरिस उसकी तकलीफ समझने की बजाय उसकी रोने की नकल उतारकर हंसने लगे। ये दृश्य जितना अजीब था उतना ही दर्दनाक भी। तभी अचानक गोली चली और बोरिस को लग गई। एक पल पहले तक जो माहौल हंसी से भरा था वो देखते ही देखते मातम में बदल गया। अगले ही पल गांव के कई लोग हथियार लेकर इनके अंदर घुस आए। मार्क को लगा कि शायद ये लोग उसे बचाने आए हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। दरअसल ये लोग अपना चुराया हुआ काफ वापस लेने आए थे और सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये लोग भी मार्क को ग्लोरिया ही समझ रहे थे। मार्क बार बार चिल्लाकर कहता रहा कि वो ग्लोरिया नहीं बल्कि मार्क स्टीवंस नाम का एक सिंगर है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सबने उसे झूठा कहकर चुप करा दिया। इसके बाद गांव वाले मार्क की तरफ बढ़े और उसके साथ वो करने लगे जो बेहद डिस्टर्बिंग था। तभी अपनी बेला को खोते देख बोरिस ने उन पर बंदूक तान दी तो उन लोगों ने उसे गोली मार दी। इस पूरे हंगामे का फायदा उठाकर मार्क ने किसी तरह खुद को छुड़ा लिया और वहां से भागने लगा। पर कुछ लोग उसके पीछे आ रहे थे,
तो बार्टेल ने पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। वो अपनी ग्लोरिया को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने बार्टेल को भी मार दिया। इसके बाद गांव के सभी लोग मार्क के पीछे जंगल की तरफ भागे। भागते हुए एक जगह आकर ज्यादातर लोग रुक गए, लेकिन लार्स नाम का एक आदमी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ दूर आगे एक दलदली मार्श थी। मार्क किसी तरह उसमें से निकल गया, लेकिन लार्स उसका पीछा करते हुए उसी दलदल में फंस गया। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही अंदर धंसता चला जाता। मार्क रुककर उसकी तरफ देखने लगा। दलदल में धीरे धीरे डूबता हुआ लार्स मार्क की तरफ देखकर बोला, तुम वापस क्यों आई ग्लोरिया? अगर तुमने मुझसे जरा सा भी प्यार किया होता, किया था ना? कहो कि तुम मुझसे प्यार करती थी। बोलो, जोर से बोलो। दोस्तों, अपनी आखिरी सांस तक लार्स को यही यकीन रहा कि उसके सामने मार्क नहीं बल्कि ग्लोरिया खड़ी है। मार्क कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसने सच नहीं बोला, बल्कि मरते हुए इंसान को आखिरी सुकून देने के लिए एक झूठी तसल्ली दे दी। ये सुनते ही लार्स के चेहरे पर हल्की सी शांति आ गई। उसने अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए दलदल में समा गया। इसके बाद हम मार्क को देखते हैं। उसके शरीर पर अब भी औरतों वाले कपड़े थे, बाल काट दिए गए थे, पूरा शरीर कीचड़ से भरा था और वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसके चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और गहरी खामोशी थी। अब उसके पास न कोई गाड़ी थी, न कोई सहारा और न ही कहीं जाने की कोई दिशा। कैमरा धीरे धीरे मार्क से दूर होता गया और यहीं पर फिल्म खत्म हो गई। इस फिल्म की एंडिंग जानबूझकर अधूरी छोड़ी गई है। मार्क जिंदा तो बच जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी का क्या हुआ वो कभी नहीं बताया जाता। शायद फिल्म यही कहना चाहती है कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनसे इंसान बच तो जाता है, लेकिन उनसे कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के नाम कैलवेयर की, क्योंकि नाम में ही पूरी फिल्म का सार छिपा हुआ है। कैलवेयर एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है कैलवरी, यानी वो जगह जहां जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। इसलिए डायरेक्टर ने शुरुआत से ही इशारा दे दिया था कि मार्क की ये यात्रा कोई साधारण हॉरर ट्रिप नहीं, बल्कि एक दर्दनाक यातना बनने वाली है। फिल्म भी क्रिसमस के समय पर सेट है और बार्टेल मजाक में फोन पर कहता है कि हो सकता है तुम्हें ईस्टर तक यहीं रुकना पड़े। यानी क्रिसमस से शुरू हुई मार्क की सफरिंग ईस्टर तक पहुंचने वाले जीसस के सफर की तरफ इशारा करती है। इतना ही नहीं, पूरी फिल्म में कई जगह क्राइस्ट की मूर्तियां दिखाई देती हैं और एक सीन में मार्क को लगभग क्रॉस जैसी पोजीशन में बांध दिया जाता है। ये सारी चीजें मिलकर फिल्म के रिलीजियस सिंबलिज्म को और भी मजबूत बना देती हैं। एक और बेहद दिलचस्प डिटेल मार्क की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। जब बार्टेल सुबह सुबह चुपके से मार्क की वैन की तलाशी लेता है, तब उसे ग्लव बॉक्स में मार्क का ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड मिलता है, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स पर मार्क स्टीवंस नहीं बल्कि पैवेल वोल्गांस्की नाम लिखा होता है। यानी मार्क स्टीवंस उसका असली नाम नहीं बल्कि एक स्टेज नेम है। दूसरे शब्दों में कहें तो मार्क पहले ही एक नई पहचान अपना चुका है। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि जब बार्टेल उस पर ग्लोरिया की पहचान थोपने लगता है तो फिल्म आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट पर भी सवाल उठाती है कि आखिर एक इंसान की असली पहचान कितनी मजबूत होती है और कितनी आसानी से उसे बदला जा सकता है। अगर पूरी फिल्म को ध्यान से देखो तो एक और पैटर्न बार बार सामने आता है और वो है म्यूजिक। शुरुआत में मार्क ओल्ड एज होम में गाता है तो मिसेस लैंगहॉफ उससे ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ जाती है। फिर एक स्टाफ मेंबर उसे अपनी प्रोवोकेटिव फोटोज वाला एनवलप दे देती है। यानी मार्क की सिंगिंग शुरू से ही लोगों पर अजीब असर डालती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब डिनर के दौरान मार्क बार्टेल के लिए गाना गाता है। कई लोगों का मानना है कि यही वो पल था जब बार्टेल का दबा हुआ जुनून पूरी तरह जाग गया और उसने मार्क में ग्लोरिया को देखना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि पूरी फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक लगभग ना के बराबर है, लेकिन जब भी कोई गाना बजता है या पब में पियानो बजता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। इसलिए कुछ व्यूअर्स म्यूजिक को ही इस फिल्म का असली साइकोलॉजिकल ट्रिगर मानते हैं। बोरिस और उसकी खोई हुई डॉग बेला भी फिल्म की सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरीज में से एक है। पूरी फिल्म में बोरिस अपनी बेला को ढूंढता रहता है, लेकिन आखिर में वो एक काफ को ही बेला मान लेता है। इससे एक पैटर्न सामने आता है कि इस गांव में हर इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है। बोरिस को हर जगह बेला दिखाई देती है, बार्टेल को मार्क में ग्लोरिया दिखाई देती है और बाकी गांव वाले भी उसी भ्रम में जीते रहते हैं। यानी पूरा गांव एक तरह की शेयर्ड डिल्यूजन का शिकार लगता है। अगर आपने गौर किया हो तो ओपनिंग के बाद पूरी फिल्म में लगभग कोई फीमेल कैरेक्टर दिखाई ही नहीं देती। ये कोई संयोग नहीं
बल्कि डायरेक्टर का सोचा समझा फैसला माना जाता है। पूरा गांव सिर्फ मर्दों से भरा हुआ है और ग्लोरिया के गायब होने के बाद वहां का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ग्लोरिया सिर्फ बार्टेल की पत्नी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के ऑब्सेशन का केंद्र बन चुकी थी। शायद यही वजह है कि जब बार्टेल पब में जाकर कहता है कि ग्लोरिया वापस आ गई है और कोई उसकी तरफ नहीं देखेगा, तो गांव वाले भी उसी भ्रम को सच मान लेते हैं। मार्क को ग्लोरिया में बदलने की बार्टेल की कोशिश को कई लोग होमोसेक्सुअलिटी नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन के रूप में देखते हैं। बार्टेल मार्क को इसलिए औरत नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो किसी पुरुष की तरफ आकर्षित है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस खाली जगह को भरना चाहता है जो ग्लोरिया के जाने के बाद उसकी जिंदगी में बन गई थी। उसके लिए मार्क अब एक इंसान नहीं, बल्कि ग्लोरिया की जगह लेने वाला एक रिप्लेसमेंट बन चुका है। इसी वजह से वो उसके बाल काट देता है, उसे औरतों के कपड़े पहनाता है और चाहता है कि कोई दूसरा आदमी उसकी ग्लोरिया की तरफ देख भी न सके। कई एनालिस्ट इसे ओनरशिप, कंट्रोल और आइडेंटिटी के बारे में की गई बेहद डार्क कमेंट्री मानते हैं। अगर आपको इस फिल्म की कहानी कुछ जानी पहचानी लगी हो तो इसकी एक वजह भी है। कई लोग कैलवेर को एल्फ्रेड हिचकॉक की क्लासिक फिल्म साइको का एक ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग वर्जन मानते हैं। वहां नॉर्मन बेट्स अपनी माँ के जुनून में जी रहा था, जबकि यहाँ बार्टेल ग्लोरिया के जुनून में अपनी पूरी रियलिटी खो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि साइको में एक इंसान मानसिक रूप से टूटा हुआ था, जबकि कैलवेर में पूरा गांव ही उस पागलपन का हिस्सा बन जाता है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफी खास है। इसके सिनेमेटोग्राफर बेनोआ डेबी थे, जिन्होंने इससे पहले गास्पर नोए की कंट्रोवर्शियल फिल्म इरिवर्सिबल पर भी काम किया था। शायद यही वजह है कि दोनों फिल्मों में वही बेचैन कर देने वाले कैमरा मूवमेंट्स, फीके रंग और लगातार बना रहने वाला साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैलवेर दरअसल डायरेक्टर फेब्रिस डू वेल्स की अनऑफिशियल आर्डेंस ट्रिलॉजी का पहला हिस्सा है। इसके बाद एलेलुया और एडोरेशन आई। तीनों फिल्मों में ऑब्सेशन, लोनलीनेस, मैडनेस और डूम्ड लव जैसे थीम्स दिखाई देते हैं और तीनों की बैकग्राउंड वही घने अडेंस फॉरेस्ट हैं जो खुद एक कैरेक्टर की तरह महसूस होते हैं। इन दो फिल्म पर भी मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं उस अजीब पब डांस सीन की, जिसे देखकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली नजर में ये सीन बिल्कुल अब्सर्ड और कॉमेडी जैसा लगता है, लेकिन असल में यही पूरा सीन गांव की कलेक्टिव मैडनेस को दिखाता है। पियानो बजते ही सभी लोग एक साथ बिना किसी वजह के डांस करने लगते हैं, जैसे ये कोई पुरानी रस्म हो। इससे साफ पता चलता है कि इस गांव का पागलपन अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और आखिर में आते हैं फिल्म के सबसे चिलिंग मोमेंट पर, जब दलदल में फंसा लार्स मार्क से पूछता है कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था ग्लोरिया? तब मार्क उसे सच नहीं बताता, वो बस चुपचाप सिर हिला देता है। कई लोग इसे इस तरह देखते हैं कि मार्क अपनी पहचान खो चुका है, जबकि दूसरे इसे एक मरते हुए इंसान को आखिरी सुकून देने की कोशिश मानते हैं। फिल्म जानबूझकर इसका साफ जवाब नहीं देती और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही एम्बिग्यूटी इस एंडिंग को और भी डिस्टर्बिंग बना देती है। तो कैलवेर सिर्फ जंगल में फंसे एक आदमी की कहानी नहीं है, ये ऑब्सेशन, आइडेंटिटी, लोनलीनेस, डिल्यूजन और इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों को एक्सप्लोर करने वाली ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कैलवेर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।